हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनों और अपने आप को ख्याल रखते होंगे। मैं नीतीश कुमार चंपारण की धरती से आप लोगों को नमस्कार करता हूं। चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th का मैथ्स और पहला चैप्टर से शुरू करते हैं। वास्तविक संख्या। देखिए यहाँ पर लिखा है वास्तविक संख्या। पहला चैप्टर क्या है? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले हम कुछ संख्याओं का बेसिक नॉलेज रखना जरूरी है, ठीक है। तो हम संख्याओं के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज पढ़ेंगे। तो चलिए आइए वास्तविक संख्या शुरू करने से पहले हम कुछ पढ़ते हैं इसका बेसिक नॉलेज। यहाँ तक हम आने के लिए कुछ इसका संख्या के बारे में पढ़ते हैं। संख्या, जैसे मान लीजिए संख्या हो गया, उसका कुछ बेसिक नॉलेज यहाँ ग्रहण करते हैं। मान लीजिए संख्या है, ठीक है। संख्या दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। संख्या को दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक हो वास्तविक, एक वास्तविक संख्या, क्या है? एक वास्तविक संख्या। और दूसरा को डिवाइड कर लेते हैं अवास्तविक, अवास्तविक, अवास्तविक संख्या, ठीक है। इतना समझ गए। अब चलिए देखिए, ये वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या, इसे बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। इसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। यहाँ हटा देते हैं इमेजिनरी नंबर। इसे काल्पनिक संख्या भी कहते हैं। तो चलिए इमेजिनरी नंबर को यहाँ नहीं पढ़ेंगे। यहाँ हमको इमेजिनरी नंबर के बारे में तो पढ़ना नहीं है, हमको पढ़ना है इस चैप्टर में, इस क्लास 10th में हमको पढ़ना है वास्तविक संख्या के बारे में, ठीक है। अब सुनिए, अब यह वास्तविक संख्या दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार के? वास्तविक संख्या दो प्रकार के। ध्यान से समझिएगा किस तरह संख्या का खेल चल रहा है। पहले संख्या को दो भागों में डिवाइड किया, वास्तविक संख्या और एक अवास्तविक संख्या। फिर अवास्तविक संख्या जो इमेजिनरी नंबर है, यहाँ हमको नहीं पढ़ना है, हमको 11th क्लास में पढ़ना है। उसमें आई का मान निकालना रहता है, अर्थात रूट के अंदर माइनस आता है। तो चलिए अब देखते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या दो प्रकार के, वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर होता है परमेय संख्या और दूसरा नंबर होता है अपरमेय संख्या, ठीक है। इसी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के बारे में इस वास्तविक संख्या के चैप्टर में, जो कि क्लास 10th का पहला चैप्टर है, इसमें पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए परमेय संख्या क्या होता है और अपरमेय संख्या क्या होता है। सबसे पहले अगर वास्तविक संख्या का परिभाषा पूछा जाए कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो वास्तविक संख्या का परिभाषा होता है कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं के समूह को ही वास्तविक संख्या कहा जाता है। अगर आपसे यहाँ स्टार पॉइंट देते हैं, वास्तविक संख्या का अगर परिभाषा आपसे पूछा जाए बेसिक नॉलेज के लिए, तो आप क्या बताएंगे? तो आपको यहाँ होगा परमेय संख्या, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्याओं, अपरमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। इतना समझ गए। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमको यह समझना होगा, जैसे 1 हो गया, 2/3 हो गया, 4/5 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, डॉट, ठीक है। बहुत सारी संख्या हो जाएगी, अर्थात भिन्न वाली संख्या और रूट वाली संख्या, ये सभी के सभी क्या है? वास्तविक संख्या है। चलिए अब हमने यहाँ वास्तविक संख्या को दो भागों में कैटेगराइज किया, जो कि एक परमेय संख्या होता है, एक अपरमेय संख्या होता है, ठीक है। तो हम इस परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के बारे में पढ़ते हैं। अब चलिए यहाँ एक नंबर देते हैं परमेय संख्या। परमेय संख्या, परमेय संख्या क्या होता है? सुनिए, परमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या, सुनिए यहाँ समझते हैं। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 हो, वह परमेय संख्या कहलाती है। नहीं समझे? हम समझ रहे हैं, आप लोग नहीं समझे होंगे। चलिए नहीं समझे तो यहाँ देखिए, परमेय संख्या हम यहाँ समझते हैं, लिखेंगे वैसी संख्या जिसे आप बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग इसका
बहुत सुंदर कॉपी बनाएंगे फेयर का, ठीक है, और अच्छी तरह से इसका नोट्स बनाएंगे। चलिए, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में P/Q के रूप में लिखा जा सके, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। बात नहीं समझे? चलिए, नहीं समझे तो अच्छी बात है, नहीं ना समझे तो चलिए हम समझा रहे हैं, अभी आपको बता रहे हैं। जिसे कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे 1/2 हुआ, 1/2 हुआ तो P/Q ग्रुप का है कि नहीं। जैसे ये P हो गया, Q हो गया, और P और Q क्या है? P और Q एक कोई पूर्णांक है। P और Q क्या है? कोई पूर्णांक है, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ, सुनिए, परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। ये सुनिए, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन वह हर का मान अर्थात Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अर्थात कभी भी 2/0 नहीं होना चाहिए। ये कभी भी परिमेय संख्या नहीं है। जैसे 3/0 नहीं होनी चाहिए, यह परिभाषित हो जाता है, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हर का जो मान होगा, हर होगा नॉट इक्वल टू 0, हर का मान 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, अर्थात वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। सुनिए, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे अब कोई कहेगा कि सर 5 क्या है? 5 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे भी तो 1 छुपा हुआ है। जब इसके नीचे 1 छुपा हुआ है तो ये भी P/Q के रूप में हो गया, ये भी P/Q के रूप में हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। देखिए, Q का मान 0 है? नहीं है, तो इसलिए भी एक प्रकार का क्या है? परिमेय संख्या। अर्थात 2 भी क्या है? परिमेय संख्या है। 1 भी क्या है? परिमेय संख्या है। 1 भी क्या है? परिमेय संख्या। अर्थात कोई भी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, या कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, या कोई पी पूर्णांक हो, वो सभी के सभी क्या होंगे? वास्तविक संख्या होंगे। वो सभी के सभी क्या होंगे? वास्तविक संख्या होंगे, अर्थात उसे P/Q के रूप में। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ स्टार पॉइंट में हम समझ लेंगे, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक परिमेय संख्या होता है। अब प्रश्न होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, तथा पूर्णांक क्या होता है? तो अर्थात पूर्णांक, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या क्या होता है? क्योंकि सभी के सभी परिमेय संख्या होते हैं, और इस सभी को क्या परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि इन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए क्या है? यह परिमेय संख्या है। अब सवाल उठता है कि सर तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर कहा जाता है। जैसे प्राकृतिक संख्या, ये प्राकृतिक संख्या क्या होता है? नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। तो सुनिए, सिंपल है, आप लोग बचपन में पढ़े हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, अर्थात का मतलब ये हुआ 1 से शुरू होने वाले, क्योंकि गिनती 1 से शुरू होता है। कभी भी सुने 0 से शुरू गिनती, इसलिए 0 नहीं होगा, 1 से शुरू होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 अनंत तक। सुनिए, अनंत तक होगा, क्या है कि गिनती अनंत तक होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से 2 स्टार पॉइंट क्या हुआ कि अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हुआ, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या इन्फिनिटी। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या इन्फिनिटी, तो यहाँ लिखेंगे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या इन्फिनिटिव होता है। इन्फिनिटिव का मतलब क्या हुआ? अनंत। ये अनंत का साइन है, क्या है? अनंत का मतलब इन्फिनिटिव, जिसका कोई और छोर ना हो। तो देखिए, वास्तविक संख्या को समझने के लिए, मतलब इस चैप्टर को समझने के लिए संख्या का बेसिक नॉलेज होना। उसके बाद आया था 2 नंबर, क्या था? पूर्ण संख्या आया था। पूर्ण संख्या का मतलब होता है होल नंबर। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है? होल नंबर। तो लिख होता है में शून्य को मिला दिया जाता है ना, तो पूर्ण संख्या होता है। जब प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है, तो वह पूर्ण संख्या कहलाता है, ठीक है। तो क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे
जैसे क्या हुआ, जैसे 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि देखिए 1 से लेकर यहाँ तक प्राकृत संख्या था, इसमें केवल शून्य को मिला लिए, इसको शून्य को मिला लिए क्या हो गया, पूर्ण संख्या होगा। तब यहाँ से 2 स्टार पॉइंट यहाँ भी निकला। और कहा जाए कि सबसे 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 छोटी सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा, 0 होगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा, 0 होगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। तो आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या इन्फिनिटी, है ना। देखिए ये सब छोटी-छोटी बातें हैं, आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आगे जब पढ़ेंगे तो इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम आपको ये बेसिक नॉलेज संख्या के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या जब पढ़ रहे हैं तो संख्या के बारे में डिटेल्स नॉलेज आपको होना चाहिए, तभी आपको अगला कॉन्सेप्ट समझ आएगा। चलिए अगला समझ लेते हैं पूर्णांक। क्या समझ लेते हैं, पूर्णांक संख्या। ये पूर्णांक संख्या क्या होती है। हालांकि हम समझ रहे हैं ये आप लोग पढ़े होंगे 8-9 क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ जब वास्तविक संख्या शुरू कर रहे हैं तो आपको तो यहाँ पढ़ना पड़ेगा, इसलिए यहाँ समझ रहे हैं। देखिए सॉरी, पूर्णांक का मतलब होता है इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर को ही पूर्णांक कहा जाता है, इंटीजर नंबर को पूर्णांक कहा जाता है। तो देखिए पूर्णांक का परिभाषा क्या होता है, पूर्णांक का परिभाषा ये होता है कि जब पूर्ण संख्याओं के समूह में धनात्मक चिन्ह और ऋणात्मक चिन्ह को शामिल कर दिया जाता है तो उसे पूर्णांक कहा जाता है। अर्थात पूर्ण संख्याओं के समूह को जब चिन्हों के साथ, ऋणात्मक चिन्ह और धनात्मक चिन्हों के साथ प्रकट कर दिया जाता है तो पूर्णांक कहलाता है। आज समझ बात में, जैसे जैसे से डायरेक्ट समझते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए 0 हुआ, 0 से 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, डॉट 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 इन्फिनिटिव। अर्थात इधर प्लस हो जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं तो प्लस इन्फिनिटी। अब 0 से पहले क्या, जब 0 से पहले भी कोई संख्या होता है तो -1 होगा, है -2 होगा, -3 होगा, समझ रहे हैं। डॉट 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 यहाँ माइनस इन्फिनिटी होगा, बात समझ रहे हैं। ये बात समझिए, इसका मतलब ये हुआ ये सभी के सभी इंटीजर नंबर हुआ, अर्थात पूर्णांक हुआ। अर्थात इस पूर्ण संख्याओं के समूह में ही धनात्मक चिन्ह और ऋणात्मक चिन्ह को शामिल कर दिए तो क्या हो गया, पूर्णांक गया। अगर कोई एक पूर्णांक को संख्या रेखा पर दर्शाना हो, मान लीजिए ये संख्या रेखा हुआ, तो यहाँ मान लीजिए 0 हुआ, ठीक है। तो ये आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं तो प्लस हो रहा है, अर्थात इधर प्लस होगा। जैसे +1 हुआ, +2 हुआ, +3 हुआ, डॉट 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 यहाँ प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, डॉट 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 क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी होगा, माइनस इन्फिनिटी होगा। यही हमारा पूर्णांक का संख्या रेखा हुआ, यही मेरा क्या हुआ, पूर्णांक का संख्या रेखा हुआ। अर्थात इस पूर्ण संख्या में हमने माइनस और प्लस चिन्ह को जोड़ दिया तो क्या हो गया, पूर्णांक संख्या हो गया। इसका परिभाषा क्या हो सकता है, इसका परिभाषा ये हो सकता है कि जब 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 पूर्ण संख्या जब पूर्ण संख्याओं जब पूर्ण संख्याओं के समूह में धनात्मक धनात्मक चिन्ह तथा ऋणात्मक चिन्हों द्वारा लिख दिया जाता है। जब पूर्ण संख्याओं के समूह को धनात्मक चिन्ह तथा ऋणात्मक चिन्हों द्वारा लिख दिया जाता है तो उसे ही पूर्णांक कहते हैं। जैसे में ये लिख लेंगे और इसके नीचे ये संख्या रेखा बना लेंगे, यही मेरा क्या हो गया, यही मेरा क्या हो गया, पूर्णांक संख्या हो गया। तो प्राकृत संख्या समझे, पूर्ण संख्या समझे और पूर्णांक संख्या समझे, ठीक है। उसके बाद कुछ और बेसिक नॉलेज यहाँ लेते हैं, क्योंकि इसका भी बहुत जरूरी है। क्या है वो नॉलेज, एक होता है सम संख्या। क्या होता है, सम संख्या। तो सम संख्या क्या होता है, सम संख्या मतलब इवन नंबर, इंग्लिश में इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, तो सुनिए, वैसी संख्या जो दो से पूरा कट जाए। कट जाए का मतलब क्या, भाग लग जाए, कट जाए, उसे ही सम संख्या कहा जाता है। उसे ही सम संख्या कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, सम संख्या। जैसे सर जैसे में 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, है 10 हुआ, डॉट 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 इन्फिनिटी। तब तो इसका भी 2 स्टार पॉइंट निकला। क्या निकला, कहा जाए सबसे छोटी सम संख्या है, सुनिए, सबसे छोटी सम संख्या तो 2 होगा, क्योंकि 2 से ही शुरू हो रहा है। सबसे बड़ी सम संख्या तो ये भी इन्फिनिटी होगा, ये भी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो इसका मतलब यहाँ होगा सबसे छोटी सम संख्या 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। और सबसे बड़ी सम संख्या इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी का मतलब समझ रहे हैं, चिन्ह दे रहे हैं, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं अनंत। क्या, अनंत लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और संख्या होता है विषम संख्या। क्या होता है, विषम संख्या। इसे बोलते हैं ऑड नंबर। इसे क्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। इसे हम ऑड नंबर बोलते हैं। तो चलिए इसे ऑड नंबर बोलते हैं। तो ये क्या होता है कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा भाग न लगे उसे ही विषम संख्या कहते हैं। जैसे जो 2 से पूरा भाग न लगे वही विषम संख्या होता है। जैसे 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ,
11 हुआ, हैं 13 हुआ, 17 हुआ, 19 हुआ, 21 हुआ, इधर से कटेगा नहीं कटेगा, ये सब क्या है विषम संख्या है, विषम संख्या। तो आप यहाँ भी 2 स्टार पॉइंट बनेगा। इसका परिभाषा आप खुद लिख सकते हैं कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे उसे ही विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। चलिए इसका स्टार पॉइंट समझते हैं। और पूछा जाए कि सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा, 1 होगा। और सबसे बड़ी विषम संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या, तो आप समझ रहे हैं सबसे बड़ी विषम संख्या डॉट 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 इन्फिनिटिव होगा। क्या होगा, डॉट 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 क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा, अर्थात इन्फिनिटिव अनंत, ठीक है। चलिए और भी कुछ संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। हम पूरा बेसिक यहाँ संख्या को समझेंगे, पूरा डिटेल से समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जब पूरा संख्याओं के बारे में नॉलेज हो जाएगा, बेसिक नॉलेज, तो आगे को आपको समझने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा, इसलिए हम आपको समझा रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, एक और संख्या होता है जो होता है भाज्य संख्या। क्या होता है, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या होता है कि वैसी संख्या, कौन संख्या, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी कट जाए, पूरा पूरा कट जाए, वो क्या होता है, भाज्य संख्या होता है। नहीं समझे, यहाँ पहले लिखते हैं, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी कट जाए या भाग लग जाए, उसे ही भाज्य संख्या कहते हैं, जैसे अर्थात वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी कट जाए, भाग लग जाए, उसे ही भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे क्या, 2 होगा नहीं, 3 होगा नहीं, 1 होगा नहीं, जैसे मान लीजिए 4। देखिए एक और स्वयं के अतिरिक्त, अर्थात 1 से भी कटेगा, सही बात है, स्वयं का मतलब 4 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाए, अर्थात 2 से भी कटेगा, अलावा आ गया, इसलिए यह क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। जैसे हो गया 6, 1 से कटेगा और 6 से तो कटेगा, लेकिन अन्य संख्या से भी कट जाएगा। अन्य संख्या कौन से कटेगा, 2 से कट जाएगा और 3 से कट जाएगा, 2 3 6 और 3 दूना 6, अर्थात यह अन्य संख्या हो गया। जैसे मान लीजिए 8 हुआ, 8 देखिए एक और स्वयं से तो कटेगा ही, और साथ ही साथ कह रहा है इसके अतिरिक्त, अर्थात साथ ही साथ अन्य संख्या से भी कटेगा, अर्थात यह 1 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, और यह 2 से भी कटेगा, और यह 4 से भी कटेगा, ठीक है। यह देखिए 1 से कट रहा था, 4 से कट रहा था, और यह 2 से कट रहा था, इसलिए अन्य संख्या आ गया। अन्य संख्या को ही यहाँ जिक्र हो रहा है। आज समझे, एक और स्वयं से तो कटेगा ही कटेगा, लेकिन अन्य संख्या से भी कटेगा, अर्थात ये 10 हो गया। 10 भी कट रहा है, 1 से कटेगा, 10 से कटेगा, फिर यहाँ 2 से भी कटेगा, और ये 5 से भी कटेगा, ये अन्य संख्या आ गया। जैसे 9 हो गया, 9 भी क्या है, एक भाज्य संख्या है। क्यों 9, ये नहीं देखना है कि सम संख्या है, सम संख्या से बस नहीं है, विषम संख्या हो या सम संख्या, उससे फर्क नहीं। ये मत समझिए हो जो कट रहा है इसका मतलब भाज्य संख्या मतलब सम संख्या नहीं है, उससे बस नहीं है। बस ये है, देखिए 9 एक प्रकार का विषम संख्या है, लेकिन फिर भी ये भाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि 1 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, इसके साथ साथ यह 3 से भी कटेगा, अन्य संख्या आ गया। अर्थात वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी भाग लग जाए, अन्य संख्या से भी कट जाए, वो क्या होता है, भाज्य संख्या होता है। 9 एक विषम संख्या होते हुए भी क्या है, भाज्य संख्या है। तो विषम संख्या और सम संख्या से बहस नहीं है, मतलब यह है कि एक और स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या भी उसे अगर काट दे तो भाज्य संख्या होता है। क्या होता है, भाज्य संख्या। ठीक इसके विपरीत एक संख्या होता है जिसे कहा जाता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या बहुत शानदार यह कंसेप्ट है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, क्योंकि आगे इसी का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो अभाज्य संख्या, तो जस्ट इसके उल्टा का मतलब क्या हुआ, वैसी संख्या, अगर यहाँ लिखना पड़ेगा, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाग न लगे या न कटे, वो अभाज्य संख्या होता है। अर्थात वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग न लगे या न कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में मतलब 3, ठीक है, इससे पहले 1, इसके बाद में 5, इसके बाद में 7, ये कैसे सर थोड़ा समझाइए ना, ये काट दे रहे हैं। सुनिए, एक है, एक जो है 1 से तो कटेगा और खुद भी 1 है, 1 से कटेगा, कोई ऐसा संख्या है जो इसे काट दे, नहीं है सर, तो इसलिए अभाज्य संख्या होगा। 3 जो है 1 से तो कटेगा, 3 से भी कटेगा, और इन दोनों के अलावा एक और स्वयं को छोड़कर बता दीजिए कोई ऐसा संख्या जो 3 को काट दे, नहीं कटेगा, भाग नहीं लगेगा, इसलिए अभाज्य संख्या हुआ। उसी प्रकार 5 है,
1 और 5 अर्थात 1 और स्वयं को छोड़कर कोई अन्य संख्या बता दीजिए जो 5 को काट दे, नहीं कटेगा। 7 1 और स्वयं को छोड़कर कोई ऐसा संख्या जो 7 को काट दे, नहीं कटेगा। लेकिन 9 क्या है? एक प्रकार का अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 1 और 9 के अलावा यह 3 से भी कटेगा, इसलिए यह कंसेप्ट अभाज्य संख्या के अनुसार गलत हो जाएगा। इसलिए 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है, विषम संख्या है, लेकिन यह अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि यह 1 और स्वयं के अलावा 3 से भी कट जा रहा है। असल में यह एक प्रकार अभाज्य संख्या है। देखिए, आपको अभाज्य संख्या समझना ही पड़ेगा। अभाज्य संख्या ये ऐसी संख्या होता है जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग न लगे या न कटे, वही क्या होता है? अभाज्य संख्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझिए, अभाज्य संख्या हम समझ गए। अब हम एक और यहाँ कंसेप्ट समझते हैं जो कि बहुत वीवीआई कंसेप्ट है। एक होता है सह-अभाज्य संख्या। सह-अभाज्य संख्या, अब जिसे बोलते हैं को प्राइम नंबर। ये को प्राइम नंबर क्या होता है? तो सुनिए सर, सह-अभाज्य संख्या क्या होता है? सह-अभाज्य संख्या मतलब होता है ना अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, वैसी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा। इसका परिभाषा लिखते हैं, वैसे अभाज्य। अभी तो हम समझा दिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तब तो हमको लिखने में आसानी हो गया कि वैसी अभाज्य संख्याओं के जोड़ा, वैसी अभाज्य संख्याओं के जोड़ा जिन उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो, सह-अभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, नहीं समझा जाए ना? सुनिए, वैसी अभाज्य संख्याओं के जोड़ा जिनके बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो, सह-अभाज्य संख्या कहलाता है। सर ये हमको नहीं समझ आया, जैसे में बता दीजिए। जैसे 3 हुआ और 5। देखिए, सबसे पहले ये पकड़िए, 3 एक अभाज्य संख्या है, 5 भी एक अभाज्य संख्या है। दोनों का जोड़ा यहाँ लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। वैसी अभाज्य संख्याओं की जोड़ा सह-अभाज्य संख्या कहलाती है जिनके बीच की उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो। अर्थात उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब समझ रहे हैं? उन दोनों संख्याओं को काटने वाली संख्या। तो बताइए, इन जो वैसी संख्या उभयनिष्ठ गुणनखंड कहलाती हैं जो इन दोनों संख्याओं को क्या कर दे? विभाजित कर दे। तो बताइए, वैसी कोई एक संख्या बताइए, या कोई भी संख्या बता दीजिए जो 3 और 5 दोनों को काटे, ना कि एक को काटे। तो अगर 3 लेते हैं तो 3 तो 3 को काट देगा, लेकिन 5 को नहीं काटेगा। 5 लेते हैं तो 5 को तो काट देगा, लेकिन 3 को नहीं काटेगा। इसलिए ना इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 होगा, ना 5 होगा। अर्थात एक ऐसी संख्या है एक जो 1 से 3 में भी भाग लग जाएगा और 5 में भी भाग लग जाएगा। इसलिए इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हुआ? 1 हुआ। ऐसा बात नहीं है 7 हुआ और 7 के बाद 9 लेंगे, नहीं, 9 क्या होगा? प्राइम नंबर, सॉरी भाज्य संख्या हो जाएगा। जबकि यहाँ तो बात चल रहा है अभाज्य संख्याओं की। तो 7 मान लीजिए ले लिए, और मान लीजिए यहाँ ले लिए हम 11। तो इन दोनों संख्याओं में कोई ऐसी संख्या बता दीजिए जो 7 को विभाजित कर दे और 11 को विभाजित कर दे। तो कोई ऐसी संख्या सर नहीं है जो दोनों को विभाजित कर दे, एक के अलावा। किसके अलावा? 1 के अलावा। 3 से विभाजित कर दें, नहीं होगा। 3 से कोई विभाजित ही नहीं होगा। तो इस प्रकार आप सोच सकते हैं, कोई 2 से विभाजित नहीं होगा। मतलब क्या हुआ कि वैसी अभाज्य संख्याओं के जोड़ा, वैसी अभाज्य संख्याओं के समूह जिनके बीच का गुणनखंड, जिनके बीच का गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो, वही सह-अभाज्य संख्या कहलाता है। अच्छा, ये बात है। तो जैसे मान लीजिए 3 भी क्या है? एक प्रकार क्या है? अभाज्य संख्या है। 3 एक प्रकार क्या है? अभाज्य संख्या है। और 17 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। इनके बीच में बता दीजिए कोई ऐसी संख्या है जो दोनों को काट दे। सुनिए, कोई ऐसी संख्या है जो इन दोनों को काट दे? तो हाँ सर, एक है। इसका मतलब क्या हुआ? एक ही इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ। अर्थात कभी भी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा सह-अभाज्य संख्या कहलाता है, परंतु याद रहे कि सह-अभाज्य संख्याओं के बीच के जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है हमेशा एक होता है। क्या होता है? हमेशा एक होता है। और यह उभयनिष्ठ गुणनखंड ही HCF कहलाता है। नहीं समझे? HCF क्या होता है? HCF वही संख्या होता है जो संख्याओं को पूरा विभाजित कर देता है और उसके बीच की उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। इसका मतलब ही हुआ, इसे कंसेप्ट यह भी निकला कि सह-अभाज्य संख्या के उभयनिष्ठ गुणनखंड, सह-अभाज्य संख्या के उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है यदि वह अलग अलग संख्या हो। इसका कंसेप्ट क्या हुआ? इसका कंसेप्ट ये हुआ कि जो पहला अभाज्य संख्या ले लेंगे वह दूसरा नहीं होना चाहिए, मतलब वो अलग होना चाहिए। अब मान लीजिए अगर यहाँ 3 ले लिए पहला अभाज्य संख्या, और फिर 3 ले लिए, तो ये तो सह-अभाज्य हो गया, क्योंकि ये भी अभाज्य, लेकिन इसके बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड देखिए 1 है, 1 के अलावा 3 भी है, 3 से 2 कट जाएगा। इसलिए का मतलब ये हुआ कि सह-अभाज्य संख्या के उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है यदि वह अलग अलग संख्या हो। लेकिन जब सेम होगा तो सेम ही उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा, अर्थात उसका HCF 3 हो जाएगा। इसलिए हम यह बात समझाना चाह रहे हैं कि सह-अभाज्य संख्या के उभयनिष्ठ गुणनखंड जब 1 होगा तो उसका HCF क्या होगा? HCF 1 होगा। अब सवाल उठता है कि जब, अब सुनिए,